हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखा है इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर। इसका आज टॉपिक है हमारे पास। हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह का हमारा इकोनॉमी थी आज़ादी से पहले। हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी का कि क्या पोजीशन थी, किस तरह के सिस्टम थे ब्रिटिश के। तो हमने पढ़ा कि मेन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दो तरह के सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए किस तरह के सिस्टम अडॉप्ट कर रखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किस तरह के रूल्स थे उनके। उन्होंने ऐसा क्या किया हमारे एग्रीकल्चर, जो मतलब आज़ादी से जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उससे पहले हमारा देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा था। हमारे जो प्रोडक्ट थे वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे। बट ऐसा क्या हो गया ब्रिटिश टाइम पर जो बिल्कुल ही तबाह हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ध्यान से सुनना है। जितना सुनोगे उतना समझ आएगा, उतना लिख पाएंगे आप। कुछ नहीं लिखना, साथ साथ आपको जस्ट अपनी की बुक में लाइंस मार्क कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, बट आप ध्यान से सुनो बस अच्छे से। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम पर। उस टाइम पर क्या क्या हमारे सिस्टम थे, किस तरह लोग काम करते थे, किस तरह की फसलें उगाते थे। फर्स्ट है अराउंड 72% ऑफ द पॉपुलेशन। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी जो देश की 72% पॉपुलेशन है वो हमारी बिल्कुल डिपेंड थी एग्रीकल्चर से। बिल्कुल अच्छे से उनका पूरा घर बार, उनका खाना पीना, लिविंगहुड, उनका सारा का सारा एग्रीकल्चर से चलता था। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का एक ही सेक्टर में होने के बाद भी ये सेक्टर जीडीपी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रहा था। उसका क्या रीज़न था? फर्स्ट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कि बहुत कम हमारा प्रोडक्शन था और बहुत कम हमारी प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्शन रेफर टू टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल कितना अनाज उगा, टोटल कितना प्रोडक्ट बना। जैसे अगर हम एक किसी भी एग्जांपल के लिए ले सकते हैं वीट, जैसे आपको इस टेबल में भी गिवन है वीट है 1947 में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर हेक्टेयर में कितना होगा। प्रोडक्शन पूरे साल में पूरे देश में कितना कुछ उगाया गया, कितना कुछ प्रोडक्ट बनाया गया। और प्रोडक्टिविटी होता है कि एक पर हेक्टेयर कितना होगा, पर हेक्टेयर क्या एवरेज आई उस प्रोडक्शन की। यहाँ से समझिए टेबल से प्रोडक्शन हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1947 और 2019 और 20 के डाटा की। अगर प्रोडक्शन देखें वीट का तो ये था 64 लाख टन, 64 लाख टन इसका यूनिट है। और 2019 में ये हो गया 1076। मतलब सेम कंट्री, सेम देश, सेम वहाँ की लैंड, फिर भी प्रोडक्शन देखो। अंग्रेजों के टाइम पर सिर्फ 64 लाख टन वीट उगती थी और उसी लैंड पे अब उग रही है 1076 लाख टन। तो इसका क्या रीज़न है? उस टाइम सिस्टम अच्छे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। और ऐसे ही अब प्रोडक्टिविटी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। पहले कितनी थी? 660 और अब कितनी है? 3421। तो सबसे पहला रीज़न है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस का कि उस टाइम की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा कम थी। सेकंड, जो सबसे मेन रीज़न है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट अलग से भी आता है कि 2 मार्क में, 1 मार्कर में अलग से भी आ जाता है कि सिर्फ ये सिस्टम बताओ। ये सिस्टम 2 नाम से आता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के नाम से भी आता है, एक्सप्लॉइटेड लैंड सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी आता है, और जमींदारी सिस्टम के नाम से भी आता है। 3 नाम से मिल जाएगा आपको ये वाला, बट तीनों में ही आपको यही पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पर आपका नाम है एक्सप्लोरेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम की किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड का सेटलमेंट करती थी, आप इसको यहाँ से समझिए। सबसे टॉप लेवल पे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपने अंडर कुछ जमींदारों को रखा हुआ है और ज़मींदारों को लैंड दे दी डिवाइड कर कर खेती करने के लिए। ज़मींदार उस लैंड के मालिक हैं,
गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। गवर्नमेंट ने ज़मींदार को लैंड दी है और उस लैंड के लिए ज़मींदार को एक फ़िक्स टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ये है ज़मींदार और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन। अब ज़मींदार ने कल्टीवेटर्स को रखा है, किसानों को रखा है उस पर खेती करने के लिए। किसान उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं, सिर्फ खेती करते हैं। ज़मींदार किसानों से उस खेती के ऊपर टैक्स लेते हैं। ज़मींदार किसानों से, कल्टीवेटर से उस ज़मीन के ऊपर टैक्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टोटल कल्टीवेशन हुई 100 टन की। 100 टन में से इनका रेशो फिक्स है। ज़मींदार को गवर्नमेंट को पे करना है 30। अब ज़मींदार इससे कितना भी ले ले, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गवर्नमेंट ने। ज़मींदार कितना भी ले सकता है कल्टीवेटर से एज अ टैक्स। अब ज़मींदार ने तो यहाँ 30 देना है, अब वो अपना मार्जिन भी रखेगा। और ज़मींदार को जब उसने, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है ज़मींदार के ऊपर, तो ये तो कल्टीवेटर से मैक्सिमम लेगा। तो 100 टन में से ऑलमोस्ट 80% ज़मींदार एज अ टैक्स ले लेता था। 30 गवर्नमेंट को पे करता, बाकी उसका अपना प्रॉफिट। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट किया, बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और पूरा का पूरा, मतलब उनके पास सिर्फ 100 टन गेहूं बनाने के बाद भी उनके पास सिर्फ 20 टन बचती थी, जिसमें से उनके घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। अब समझते हैं इसको प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट का बहुत अजीब सा तरीका निकाला, यूनिक सा। दिस इज़ प्रॉपरली नॉन एज जमींदारी सिस्टम। उसको मेनली हम जानते हैं जमींदारी सिस्टम के नाम से। क्या है जमींदार सिस्टम? द जमींदार सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ सॉइल। जो जमींदार है उनको जाना जाता था कि ये लोग परमानेंट मालिक है उस जमीन के। द जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के बदले में जमींदार को, गवर्नमेंट को एक फिक्स रेवेन्यू पे करना पड़ता था। द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। और वे आज़ाद थे कल्टीवेटर्स, टिलर्स से जितना मर्जी वसूल करने के लिए। द जमींदार वो उनसे वसूल तो करते थे, और जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ज़मींदार सिर्फ उनसे वसूल करते थे, बट उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि खेती अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। उनको सिर्फ मतलब था कि जितना उगा रहे हो इतना हम टैक्स लेंगे, इतनी ज़मीन दी है तो इसके ऊपर हम इतना टैक्स लेंगे, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। तो जो ये सिस्टम बनाया गया जमींदार सिस्टम, इसने हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन क्या होता है? कमर्शलाइजेशन होता है व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण मतलब पहले का जो हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो हमारा किसान है अपनी ज़रूरत के लिए खेती करता था, और इस तरह के खेती करता था ताकि उसके घर का गुजारा, उसका लिविंगहुड आराम से चलता रहे। बट जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने फोर्स किया किसान को व्यापारिक खेती करने के लिए, ऐसी फसलें उगाने के लिए जो ब्रिटिश को चाहिए एज अ रॉ मटेरियल। समझिए इस चीज़ को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री की तरह देखा है। वो लोग क्या करते थे, इंडिया से सारा कच्चा माल ले जाते, ब्रिटिश में फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री में उसी से चीज़ बनाते और उसी माल को लाकर इंडिया में बेच देते। यहाँ से बिल्कुल कम रेट में रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मशीन लगा रखी है, प्रोडक्शन किया, हमारे ही रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन किया और दुगने तिगने रेटों में वापस आकर हमें ही बेच दिया। तो एक तरह से तो हमारे रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाया जा रहा है, दूसरी तरह से हमें महंगे दामों पर चीज़ें भी बेची जा रही है और हमारे देश की इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया ताकि हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं कि उनके ही देश में बनी हुई चीज़ें यूज़ करने के लिए। तो अब क्या हुआ, अब बहुत सारी ना चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है। यहाँ पर ना एक एग्जांपल दिया गया है इंडिगो का। इंडिगो जिसको नील भी बोला जाता है, फार्मर वर फोर्स टू शिफ्ट। अब फार्मर्स को शिफ्ट किया गया कि आप इंडिगो उगाइए। इंडिगो उगाया। इंडिगो एक नील होता है जो कपड़े के व्यापारियों को चाहिए होता है, जो कपड़ा बनाते हैं ना उसमें कलर करने के लिए या फिर उनको ब्लीच वगैरह करने के लिए ज़रूरत होती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत है नील की, तो उन्होंने किसानों को फोर्स किया कि नील की खेती करो, इंडिगो की खेती करो। और इंडिगो उगाने का सबसे बड़ा नुकसान है कि जिस ज़मीन पर वो उगाया जाता है ना उसकी फर्टिलाइजेशन पावर ख़त्म कर देता है वो। अब वहाँ फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है,
उसके बाद वो ज़मीन बंजर जैसी हो जाती है। बट गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपना प्रोडक्ट चाहिए जो उनको ब्रिटेन में यूज़ करना है। तो जो ये शिफ्ट किया गया, इससे भी हमारे जो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया। सेकेंडली, अब नील उगा रहे हैं, बहुत कम रेटों पर बिक रहा है, इतना इतना टैक्सों में जा रहा है। कम से कम जो पहले बच रहा था उनका लिविंगहुड तो चल रहा था। अब कमर्शलाइजेशन होने के बाद उनका लिविंगहुड भी मुश्किल हो गया और वे उधारी के नीचे दबते चले गए किसान, क्योंकि अब उनको अपना गुजारा करने के लिए उधारी पे जो जमींदार होते हैं उनसे लेने पड़ रहे हैं और वो लोग क्रेडिट के नीचे दबते चले जा रहे हैं। फोर्थ सिस्टम है हमारा इसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी गई, जबकि सारी की सारी हमारी 72% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड कर रही थी, फिर भी कभी भी उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। एग्रीकल्चर अभी तक भी पूरी तरह से सिर्फ रेन पर डिपेंड थी। फार्मर सारी मेहनत कर रहे, उसके बाद भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, कुछ भी उन्होंने सिर्फ उनको फोर्स किया कि कमर्शलाइजेशन करो, हमें ये उगा के दो। रेन हो गई, उग गया तो ठीक है, नहीं उगा तो ठीक है, चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे नहीं हो, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था। तो जो ये सब कुछ रेनफॉल पर डिपेंड करता था। तो और कोई भी सेक्टर है एक टाइम के बाद तो इन्वेस्टमेंट मांगता है, बट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ख़त्म होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉयल एंड द टिलेंट्स ऑफ द सोल। जो ज़मीन के मालिक है और जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी खाई सी बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जमींदारी सिस्टम में ज़मींदारों को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना टैक्स चाहिए। तो ज़मीन पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों ज़मीन की प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है, इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। वे कभी आपस में ऐसे बात नहीं कर पाए। जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़मीन में, उसको सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था कि उसको गवर्नमेंट को इतना देगा कितना वो बचा सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब है जो ज़मींदार के पास बहुत सारी ज़मीन आ गई। अब उसने क्या किया, उसको बहुत, जैसे कि इतना सारा एरिया है, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग किसानों को ये दे दिया, ये सारे पार्ट अलग अलग को दे दिया। अब क्योंकि एरिया बहुत छोटा सा है तो इसमें कुछ भी ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ भी ग्रो करने का खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है और उससे कमाई उतनी नहीं हो पाती, ये अनइकनॉमी बन गया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे से टुकड़ों में जो बांटा गया है ज़मीन को, उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, ना तो यहाँ हो पा रही है ना यहाँ हो पा रही है। अगर ये सारा एरिया किसी एक को दिया जाता तो कुछ प्रोडक्शन हो सकती थी, बट इतने छोटे छोटे एरिया के लिए कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यहाँ पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जो इसकी लो आउटपुट हो रहा था, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। लास्ट है हमारा सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक को बोला जाता है कि जो फार्मर है उनका जो आउटलुक था, उनका जो नज़रिया था खेती को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिविंगहुड तक ही डिपेंड करता था कि जो उनका लिविंगहुड है वो आराम से चलता रहे, बेशक कुछ बेचने के लिए ना बचे, बस उनका निर्वाह किसी तरह से होता रहे। तो जो ये उनका सब्सिस्टेंस आउटलुक था, जो उनका दृष्टिकोण था, ये भी बहुत बड़ा कारण था और ये कारण बना हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो होने का। और उसका क्या रीज़न था? क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, जमींदार सिस्टम हो गया था। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इन सब ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करके रखा हुआ था। तो टोटल ये पॉइंट है आपके: लो प्रोडक्टिविटी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे पॉइंट जो आपको करने हैं, ये 7 पॉइंट है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।